दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछला अध्याय आप लोगों ने देखा होगा, तो 13वें अध्याय का वीडियो मैंने अपलोड किया था। उसमें मानचित्र विशेष आपने नहीं देखा हो तो अभी भी देख लें, क्योंकि उसमें मानचित्र में अपने जो स्थान पूछे जाएंगे भरने के, उसको बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया है। आप लोग जो कि आधे वीडियो के बाद से मानचित्र का है, तो आप लोग इसको अवश्य देखें और बहुत उपयोगी रहेगा। शुरू करते हैं आज का अध्याय 15वां, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। यह अध्याय 4 अंक का है और इससे लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 1990 के दशक में आर्थिक सुधार अपनाए जाने के क्या कारण थे, विस्तृत विवेचना कीजिए। 1990 का जो दशक था, उस दशक में आर्थिक सुधार अपनाया गया, उसके क्या कारण थे, उसके बारे में अपन को विवेचना करनी है। पहला है 1950 से 90 के दौरान अर्थव्यवस्था के संचालन हेतु अनेक नियम बनाए गए, जिस कारण विकास की प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो गई थी। 1950 से लेकर के 90 तक, इस पूरे समय के दौरान इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए गए और इस नियम के कारण विकास की प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो गई थी। दूसरा है, भारत सरकार को विदेशी मुद्रा उधार लेनी पड़ रही थी, जो वित्तीय कर्ज को बढ़ावा दे रही थी। इससे बचने हेतु आर्थिक सुधार आवश्यक थे। अब भारत सरकार को क्या करना पड़ा, उस दौरान 50 से 90 तक जो प्रक्रिया है, उस दौरान उसके बाद भारत सरकार की विदेशी मुद्रा है उसको उधार लेना पड़ा, विदेशी मुद्रा उधार लेनी पड़ी और वित्तीय कर्ज है वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ावा दे रही थी उससे, और इससे बचने के लिए आर्थिक सुधार है वो बहुत आवश्यक थे। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ते व्यापार घाटे का शिकार थी, इससे निपटने हेतु आर्थिक सुधार जरूरी थे। अब भारतीय व्यवस्था है उसमें भी लगातार घाटा है वो बढ़ रहा था, घाटे का शिकार हो गई थी भारतीय अर्थव्यवस्था, और इससे निपटने के लिए आर्थिक सुधार जरूरी थे। चौथा है, उत्पादन में धीमी वृद्धि, अत्यधिक सार्वजनिक व्यय तथा अन्य कारणों ने महंगाई की समस्या उत्पन्न कर दी थी। तो उत्पादन में धीमी वृद्धि, उत्पादन है वो धीरे धीरे वृद्धि उसमें बहुत कम हो रही थी, और सार्वजनिक व्यय है उस पर खर्चा है वो ज्यादा हो रहा था, अत्यधिक हो रहा था, और दूसरे कारणों से भी महंगाई की समस्या है वो उत्पन्न हो गई थी, इसलिए आर्थिक सुधार है वो जरूरी थे। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को समझाइए। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर है। पहला है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या कृषि व उससे संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई है। हमारे देश में लगभग ज्यादा लोग जो है कृषि करते हैं, और वो सारी जनसंख्या है वो कृषि या कृषि से जुड़े हुए जो काम है उन कामों से जुड़ी हुई है। दूसरा है, अर्थव्यवस्था के विकास के कारण उद्योग व सेवा क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ी है, परंतु कृषि क्षेत्र में निर्भरता में कमी की गति धीमी रही है। अब जो है, अर्थव्यवस्था के विकास के कारण उद्योग और सेवा क्षेत्र में लोग ज्यादा काम करने के लिए जा रहे हैं, उससे निर्भरता बढ़ी है। कृषि क्षेत्र में निर्भरता की कमी की गति है वो धीमी रही है, उस पर निर्भरता है कृषि क्षेत्र, लोग धीरे धीरे उसमें काम करना कम कर रहे हैं। आज भी रोजगार के लिए लगभग 49% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आज भी कृषि पर 49% जनसंख्या है वो हमारे देश की कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र की ओर श्रम का पलायन तो हुआ है, लेकिन वह बहुत धीमा रहा है। कृषि क्षेत्र से उस क्षेत्र को छोड़ करके अन्य क्षेत्र में पलायन तो हुआ है, लेकिन वह बहुत धीमा हो रहा है। नेक्स्ट है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है। उदारीकरण,
व्यापार के अवरोधों व प्रतिबंधों को समाप्त कर व्यापारिक नियमों व कानूनों को सरलीकरण की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। यानी व्यापार में जो भी अवरोध आते हैं, समस्याएं आती है, प्रतिबंध होते हैं, उनको समाप्त करके व्यापारिक जो नियम है और कानून है उनके सरलीकरण की प्रक्रिया है, वही उदारीकरण कहलाती है। तो एक बार पुनः, व्यापार के अवरोधों एवं प्रतिबंधों को समाप्त कर व्यापारिक नियमों व कानूनों के सरलीकरण की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का क्या प्रभाव है। पहला है, भारतीय अर्थ समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मिश्रित अर्थ में परिवर्तित हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से अब पूंजीवादी अर्थ मिश्रित अर्थ में परिवर्तित हो गई है। दूसरा है, इससे व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप में कमी आई है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थ मुक्त बाजार अर्थ की ओर अग्रसर हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार अर्थ की ओर अग्रसर हुई। नेक्स्ट है, दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं जानते हैं तो YouTube खोलें। YouTube में सबसे पहले लिखें स्टडी विद प्रकाश साध, देख लें, यहाँ पर वीडियो पॉज कर लें अगर नहीं आता है तो, या वीडियो जो आपके खुला हुआ है वहां पर भी आप कर सकते हैं। तो स्टडी विद प्रकाश साध सर्च करें, फिर आप इस तरह से मोबाइल में खुलेगा। यहाँ पर आप ये जो सब्सक्राइब बटन है उस सब्सक्राइब बटन को दबा दें, तो रेड अक्षर में लिखा हुआ है उस सब्सक्राइब बटन को। फिर ये जो मेरा फोटो का आइकन है यहाँ पर क्लिक करें। फोटो को क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह की विंडो खुलेगी, जिसमें सब्सक्राइब बटन है वो ये जो है अपने ग्रे कलर में हो जाएगा और इसके साथ यहाँ पर बेल आइकन दिखने लगेगा। ये सब्सक्राइब हो जाएगा, सब्सक्राइब से सब्सक्राइब हो जाएगा, सब्सक्राइब कर लिया इसका मतलब। और ये जो ग्रे कलर का बेल आइकन है उसको आपको उस बेल आइकन को दबाना है। बेल आइकन दबाने के पश्चात आपके सामने ऐसी विंडो आएगी, वहां पर ये बेल आइकन को दबाओगे तो बेल आइकन दबाने के पश्चात आपके सामने ये आएगा ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो यहाँ पर आपको जो है ये ऑल पर जो ऑल लिखा हुआ है उसके सामने ब्लू कलर की ये जो घंटी बनी हुई है, बेल आइकन बना हुआ है, उस पर आपको जो है लाइट ब्लू पर, उस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो सारे के सारे वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। इसलिए ऑल दबाना आवश्यक है। तो इस प्रकार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो खोल रखा हो तो सीधा उसको सब्सक्राइब कर दें, जहीं वीडियो के पास में ही लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, और उसके बाद में बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन के साथ ये ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। इस प्रकार आप मेरे वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसकी हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों का पूंजी, श्रम, व्यापार तथा तकनीकी के आदान प्रदान के लिए एकीकरण। वैश्वीकरण में क्या होता है, विभिन्न देशों की पूंजी और श्रम और व्यापार तथा उनकी जो तकनीक है वो आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान के लिए एकीकरण किया जाता है, वही वैश्वीकरण है। ध्यान रखना है, विभिन्न देशों की पूंजी, श्रम, व्यापार तथा तकनीकी के आदान प्रदान के लिए जो एकीकरण होता है वो वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के 3 लाभ। देशों के बीच सेवा, तकनीकी में निवेश। देशों के बीच में सेवा और तकनीकी में निवेश। दूसरा है, सूचना व संचार के तकनीक को तीव्र गति प्रदान की है वैश्वीकरण ने। तीसरा है, इससे उत्पादन लागत गिरी है व उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आया है। देख लें, वैश्वीकरण के लाभ में देशों के बीच में सेवाएं बढ़ी हैं, तकनीकी और सेवा में निवेश है वो बढ़ा है। सूचना व संचार की तकनीकी को तीव्र गति
प्रदान की है वैश्वीकरण ने, और इससे उत्पादन की लागत है वो गिरी है और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आया है। तो ये वैश्वीकरण के लाभ हैं। नेक्स्ट है स्वदेशी की अवधारणा वैश्वीकरण के दौर में किन कारणों से प्रासंगिक बन गई है, स्पष्ट कीजिए। स्वदेशी की अवधारणा इस वैश्वीकरण के दौर में किन कारणों से प्रासंगिक बन गई है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने समूचे विश्व को एक विस्तृत बाजार बना दिया है, पूरे विश्व को। इस वैश्विक बाजार के बीच स्वदेशी की अवधारणा का उदय राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रतीक है। यह स्वयं के देश की कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रयोग व विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के त्याग पर बल देता है। स्वदेशी की अवधारणा उत्पन्न होने के कारण क्या है? स्वदेशी की भावना राष्ट्र को एकजुट करने का कार्य करती है। दूसरा है इसके कारण घरेलू उद्योग धंधे को संबल मिलता है। नेक्स्ट है स्वदेशी की अवधारणा आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट है स्वदेशी की अवधारणा से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। तो स्वदेशी की अवधारणा वैश्वीकरण के दौर में किन कारणों से प्रासंगिक बन गई है, एक बार पुनः देख लेते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने समूचे विश्व को एक विस्तृत बाजार बना दिया है। पूरा विश्व एक बाजार बन गया है वैश्वीकरण के कारण। और इस वैश्विक बाजार के बीच में स्वदेशी की अवधारणा का उदय राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रतीक है। हम स्वदेशी की भावना, स्वदेशी वस्तुएं लेते हैं, वो राष्ट्र प्रेम की भावना के कारण लेते हैं। यह स्वयं के देश की कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रयोग एवं विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के त्याग पर बल देता है। अब स्वदेशी अवधारणा उत्पन्न होने के कारण क्या है? स्वदेशी की भावना राष्ट्र को एकजुट करने का कार्य करती है, पूरा राष्ट्र एकजुट हो जाता है। इसके कारण जो घरेलू उद्योग धंधों हैं हमारे यहाँ पर, उनको संबल मिलता है, घरेलू वस्तुएं हैं, लोग खरीदते हैं। स्वदेशी की अवधारणा आत्मनिर्भर बनाने में प्रेरणा देती है। जब हमारे यहाँ की वस्तुएं जो बनाने वाले हैं उनको हमारे यहाँ के लोग खरीदेंगे तो स्वदेशी की अवधारणा जो है वो हमें आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देती है। स्वदेशी की अवधारणा से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है, क्योंकि स्थानीय लोग जो वस्तुएं बनाते हैं वो फिर कहाँ बिकेंगी, इसलिए स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है। नेक्स्ट है कौशल विकास से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए, अथवा कौशल विकास पर टिप्पणी लिखिए। कौशल विकास किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को कौशल विकास कहते हैं। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता। कार्य तो आप कर रहे हैं लेकिन उसी काम को अच्छे से अच्छा तरीके से आप उसको संपन्न करने की योग्यता और अपनी क्षमता, उस क्षमता के साथ में, वही कौशल विकास कहते हैं। यानी एक बार पुनः किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को कौशल विकास कहते हैं। नेक्स्ट है कौशल विकास का महत्व क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता व कुशलता से जोड़ती है। कौशल विकास कैसी प्रक्रिया है? जो श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षा से, स्वास्थ्य से और प्रशिक्षण से योग्यता व कुशलता से जोड़ती है। नेक्स्ट है इससे मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदला जाता है। मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदला जाता है। नेक्स्ट है इससे श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है। श्रम की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट है इससे व्यक्ति की योग्यता एवं जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। व्यक्ति की योग्यता भी बढ़ती है और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। आप कोई काम को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को, ये जो वीडियो देख रहे हैं, वहीं पर नीचे शेयर बटन है, वहां से आप यहां पर क्लिक करें और शेयर बटन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में दूसरी विंडो ये खुलेगी ऑटोमेटिक। वहां पर आपको व्हाट्सएप या फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अगर शेयर करना है तो यहाँ पर क्लिक करें
फिर आपकी पूरी मोबाइल की व्हाट्सएप की लिस्ट और आपके ग्रुप और सारे खुल जाएंगे। आप जिसको भी शेयर करना चाहते हैं उसको मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इन वीडियो के माध्यम से पढ़ सके और अच्छे से पढ़ाई करे। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, इनका महत्व दीजिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। कोई एक कंपनी है जिसका मान लो भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इस तरह से अलग अलग देशों में उसका जो है व्यापार है, उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व दोनों है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। पुनः एक बार देख लेते हैं। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। इसका महत्व क्या है? अब वर्तमान में विभिन्न देशों के बीच सेवाओं में निवेश व तकनीकी का आदान प्रदान हो रहा है। सूचना व संचार तकनीकी के विकास में वैश्वीकरण को तीव्र गति प्रदान की है। तीसरा है, इसने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी का महत्व क्या है? वर्तमान में विभिन्न देशों के बीच में सेवाओं और निवेश व तकनीक का आदान प्रदान हो रहा है, इन चीजों का आदान प्रदान हो रहा है। सूचना एवं संचार तकनीकी के विकास में वैश्वीकरण को तीव्र गति मिली है। सूचना एवं तकनीकी विकास के कारण वैश्वीकरण को तीव्र गति प्रदान की है। विभिन्न देशों के बीच में सेवाओं और उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका जो निभाई है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है? भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन, यह व्यापार संतुलन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। भुगतान संतुलन है वो व्यापार संतुलन के अपेक्षा ज्यादा विस्तृत है। इसमें दृश्य व अदृश्य दोनों ही प्रकार की मंदों को शामिल किया जाता है। दोनों ही प्रकार के मंदों को शामिल किया जाता है, दृश्य और अदृश्य दोनों भुगतान संतुलन में। नेक्स्ट है, इसमें विदेशी विनिमय की संपूर्ण मांग एवं पूर्ति का व संपूर्ण भुगतान स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। जो भुगतान संतुलन है इसके अंदर विदेशी विनिमय की संपूर्ण मांग और पूर्ति का संपूर्ण भुगतान स्थिति का विश्लेषण किया जाता है भुगतान संतुलन में। दोहरा लेखा प्रणाली के कारण भुगतान संतुलन का खाता सदैव संतुलित रहता है। इसमें दोहरा लेखा प्रणाली अपनाई जाती है, इसलिए जो भुगतान का संतुलन है खाता है वो सदैव संतुलित रहता है, बराबर रहता है। नेक्स्ट है, यह सीमित तथा कम व्यापक क्षेत्र है। व्यापार संतुलन है जो क्या है? सीमित और कम व्यापक क्षेत्र है। व्यापार संतुलन में केवल अदृश्य मदें शामिल हैं, अर्थात वस्तु व्यापार, मान्य व मानव सेवा नहीं है। नेक्स्ट है, व्यापार संतुलन है वो भुगतान की स्थिति का आर्थिक विश्लेषण करता है। यह विपरीत या अनुकूल रह सकता है, विपरीत या अनुकूल रह सकता है दोनों स्थिति में, और भुगतान स्थिति का आर्थिक विश्लेषण करता है कौन? व्यापार संतुलन। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न देशों के बीच व्यापार को किस प्रकार सुगम बनाया है? विश्व व्यापार संगठन के जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में व्यापार किस प्रकार से सुगम बनाया है, सरल बनाया है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। यानी विश्व व्यापार संगठन एक बना हुआ है और उसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है और उसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में। विभिन्न देशों के मध्य व्यापार को सुगम बनाने में योगदान, विभिन्न देशों में बीच में व्यापार को सरल सुगम बनाने में क्या योगदान है? यह राष्ट्रों के मध्य व्यापार के नियमों का निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है। विश्व व्यापार संगठन है वो क्या करता है? राष्ट्रों के बीच में व्यापार के नियमों का निर्धारण और नियमन का कार्य करता है, नियमों को बनाना और उनको चलाना। यह बहुपक्षीय व्यापार समझौते को लागू करने व उनके नियंत्रण का
कार्य करता है। बहुपक्षीय व्यापार, अलग अलग प्रकार के पक्षों के जो व्यापार हैं वो उन समझौतों को लागू करने और उन पर नियंत्रण करने का भी कार्य करता है। देशों के बीच में समझौते होते हैं व्यापार को लेकर के, और उन समझौतों के आधार पर वो उस पर नियंत्रण का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है, यह अपने सदस्य राष्ट्रों को व्यापार समझौते या विचार विमर्श के लिए उपयुक्त मंच उपलब्ध कराता है। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं विश्व व्यापार संगठन के, वर्ल्ड ट्रेड यूनियन, इसके जो सदस्य हैं वो राष्ट्र व्यापार में जो अपने समझौते हैं और विचार विमर्श है, उन समझौतों और विचार विमर्श करने के लिए उनको एक मंच उपलब्ध कराता है। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा करता है। अलग अलग राष्ट्रों के बीच में अगर कोई व्यापार संबंधी विवाद हो जाते हैं तो उनका निपटारा भी विश्व व्यापार संगठन करता है। दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, स्टडी विद प्रकाश साठ डूंगरपुर फेसबुक पर सर्च करें, वहां पर मेरा फेसबुक पेज भी है और फेसबुक पर ग्रुप भी है, उस ग्रुप से जुड़ें और पेज को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वे भी इन वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकें, और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं और इन वीडियो के माध्यम से अच्छी प्रकार से तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि ये कोरोना है, वो बाहर जाएंगे तो आप उसको लेकर के भी आ सकते हैं। तो बचाव ही सुरक्षा है, इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।